नमस्ते दोस्तों, माय वॉइस अल्फाज में आप सभी का स्वागत है। आइए आज सुनते हैं कहानी अवसान एक स्वप्न का दूसरा व अंतिम भाग। कहानी सुनने से पहले आप सभी से एक विनम्र अनुरोध है कि यदि आपको मेरा कहानी सुनाने का प्रयास अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल माय वॉइस अल्फाज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व अपने मित्रों और परिचितों में शेयर करें। तो आज सुनते हैं कहानी अवसान एक स्वप्न का दूसरा व अंतिम भाग। आपका मतलब है दीदी की वजह से यह शादी टूटी है? इम्पॉसिबल। दीदी के दुश्मन भी उन पर इस तरह का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। यही तो मैं कह रही हूँ, दीदी रुआंसे स्वर में बोली। आई एम वेरी सॉरी अबाउट स्वीटी, पर मुझे पता तो चले कि मेरा कसूर क्या है। अब इतनी भोली भी मत बनो आरती। तुम्हें मिसेस प्रसाद के लंदन पलट चाचा के बारे में सब कुछ मालूम था, तभी तो पूरी तैयारी के साथ वहाँ पहुँची थी। मैं अपनी मर्जी से नहीं गई थी भाभी, दादा खुद आकर निमंत्रण दे गए थे और तुमने उस निमंत्रण का पूरा लाभ उठाया। ऐसे बन सवर कर पहुँची थी जैसे वे लोग तुम्हें ही देखने आए हों। अरे इतना ही शौक था तो हमसे कहती, हम तुम्हारे लिए अलग से प्रोग्राम अरेंज कर देते, पर इस तरह स्वीटी के भविष्य से खिलवाड़ करने की क्या ज़रूरत थी। दीदी ने असहाय भाव से मेरी ओर देखा। मैं समझ गई कि यह बमबारी झेलना उनके वश का नहीं है। फौरन भाभी के सुपरफास्ट को बीच में रोक लिया। एक मिनट भाभी, प्लीज़ मुझे इतना बता दीजिए कि दीदी ने स्वीटी के भविष्य के साथ क्या खिलवाड़ किया है। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि दीदी चाहे जितना बन सवर लें, उससे स्वीटी को क्या खतरा हो सकता है। बहुत से बहुत यह शिवानी की चचिया सास बन जाती, पर यह तो कोई खौफ खाने वाली बात नहीं है। उनके जैसी निरीह सास तो दुनिया में ढूंढे नहीं मिलेगी। खैर, आपको एक बात बता दूं, उस दिन दीदी को मैंने ही तैयार किया था। यह तो हमेशा की तरह सिलबिल सी चली जा रही थी। मैंने ही कहा कि दादा की प्रेस्टीज का सवाल है, वहाँ बड़े बड़े लोग आएंगे, तुम ऐसे लस्टम पस्टम चली जाओगी तो क्या इम्प्रेशन पड़ेगा। अरे इम्प्रेशन तो उसने खूब जमाया था। पॉलिटिक्स, लिटरेचर, म्यूज़िक, स्पोर्ट्स, कोई विषय हो, हर विषय पर अपना ज्ञान बघारती रही, धुआंधार बोलती ही रही। स्वीटी को तो मुंह खोलने का मौका ही नहीं दिया। मुझे तो हंसी आ गई। स्वीटी बेचारी मुंह खोलती भी तो क्या बोलती। माइकल जैक्सन, अलीशा चेनॉय, सिडनी शेल्डन और बोल्ड एंड ब्यूटीफुल के आगे तो उसकी दुनिया ही नहीं है। उस आईएएस लड़के ने ज़रूर उसकी औकात परख ली होगी, तभी तो। पर प्रकट रूप से मैंने अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, भाभी मैं आपसे यही कहना चाहती थी, दीदी के पास अपनी ग्रेस है, गरिमा है, प्रतिभा है। दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए वह किसी साज श्रृंगार की मोहताज नहीं है। वैसे भी इस उम्र में रूप सज्जा कोई मायने नहीं रखती। वह तो मेरी जिद थी जो उन्होंने पूरी की। दोष अगर देना है तो मुझे दीजिए। भाभी कुछ नहीं बोली, मुँह फुलाए बैठी रहीं। कमरे में फिर एक चुप्पी पसर गई। कुछ देर बाद मेरा तो दम घुटने लगा। सोचा कि इस बैठक का अब समापन ही कर देना चाहिए, इसलिए बड़े ही नाटकीय अंदाज में कहा, स्वीटी के लिए सचमुच बड़ा दुख हो रहा है। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। हो सकता है उसके भाग्य में इससे भी अच्छा दूल्हा हो, पर इस समय आपकी जो मनः स्थिति है मैं उसे समझ सकती हूँ, पर इसके बावजूद आप यह संदेश देने यहाँ तक आए, सचमुच यह आपका बड़प्पन है। भाभी एकदम भड़क गई। हम कोई संदेश वंदेश देने नहीं आए हैं, समझी? ऐसे महात्मा नहीं हैं हम तो सिर्फ यह बताने के लिए आए हैं कि तुम लोगों ने हमारे साथ कितनी घटिया हरकत की है, और यह भी कह देते हैं कि कल के गए अगर शादी करो तो हमें कन्यादान का न्योता मत देना, हम नहीं आएंगे। भाभी प्लीज़ ज़रा मेरी बात तो सुनिए। तुम चुप रहो दीदी, हर बात पर क्षमा याचना की मुद्रा में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। इस बार मैंने दीदी को डपट दिया और फिर भाभी से मुखातिब हुई। हाँ, तो किस दान की बात कर रही थी आप?
दीदी कोई आलू बैंगन है कि उन्होंने मांगा और आपने उठाकर दे दिया? वैसे भी आपको कन्यादान का हक कहाँ पहुँचता है? यह अधिकार तो उसका होता है जो कन्या का पालन पोषण करता है। कम से कम आप लोग तो इसका दावा नहीं कर सकते। सुना आपने, इतने दिनों तक जो किया उसका यह फल मिल रहा है। इतने दिनों तक आपने क्या किया है, इसका लेखा जोखा अकेले में अपने आप से मांगिएगा। कम से कम अपने आप से तो आप झूठ नहीं बोल पाएंगी। इनफ ऑफ इट। भाभी एकदम उठकर खड़ी हो गईं। उनके साथ साथ दादा भी उठ गए। इतनी देर बाद एहसास हुआ कि दादा कब से चुप बैठे हुए हैं। इस गर्मा गर्म बहस में उन्होंने ज़रा भी हिस्सा नहीं लिया है। समझ गई कि दादा आज अपनी मर्जी से नहीं आए हैं। अपनी भड़ास निकालने के लिए भाभी उन्हें यहाँ खींच कर ले आई हैं। भाभी तो दंदनाती हुई बाहर निकलकर गाड़ी के पास खड़ी हो गई थी। दादा जूतों के तस्मे बांधने के बहाने थोड़ी देर रुके रहे। जाते हुए अस्फुट स्वर में जैसे अपने आप से बोले, शिवानी बहुत नर्वस हो गई है। शी हैज़ टेकन इट वेरी बैडली। हम सभी इस रिश्ते से बहुत आस लगाए थे। उन लोगों के जाते ही मुझ पर जैसे हंसी का दौरा पड़ गया। दीदी ने कोई 4-5 बार डांट लगाई होगी, तब जाकर मेरा दिमाग दुरुस्त हुआ। दीदी, अब आया ऊंट पहाड़ तले। भगवान ने इन्हें इसीलिए बेटी दी है कि ये माँ बाप का दर्द समझ सकें। अब इन्हें समझ में आएगा कि माँ कितना तड़पी होगी, कितना तरस तरस कर मरी है माँ। उनकी आत्मा का श्राप इन्हें ज़रूर लगेगा, देखना। चुप कर, अब एक भी शब्द बोली तो ठीक नहीं होगा। बत्ती सी है कि आफत, जो कहती है वही सच हो जाता है। वो इसलिए दीदी कि मैं जो कहती हूँ सच्चे मन से कहती हूँ। मेरी अंतरात्मा से वह आवाज़ निकलती है। अब उस दिन तुम्हें तैयार करते हुए मैंने सोचा था। बस कर, अब उसकी याद भी मत दिला। सोचकर भी शर्मा रही है। आज तक किसी से इतनी कड़वी बातें नहीं सुनी थी। तुम्हारी कृपा से आज वह भी सुन ली। उन बातों पर मत जाओ दीदी, वे तो अपनी भड़ास निकाल रही थी। किसी का गुस्सा किसी पर उतार रही थी। तुम ही तो बता रही थी कि स्वीटी के लिए 3 साल से दूल्हा ढूंढा जा रहा है। फिर इतने दिनों बाद क्यों नहीं बनी? तब तो तुम बीच में नहीं थी ना। पर अब यह बेकार का बवाल हो गया। हमेशा के लिए संबंध खराब हो गए। पहले कौन से अच्छे थे? फिर भी भारती, उस दिन थोड़ी अति ही हो गई। मुझे ही थोड़ा अकल से काम लेना था। बेकार तुम्हारी बातों में आ गई। नहीं दीदी, जो कुछ हुआ है बिल्कुल ठीक हुआ है। ये लोग जो तुम्हें खारिज किए बैठे हैं, तो मैं भ्राताश्री को दिखा देना चाहती थी कि तुम्हारी शादी की उम्र अभी बीती नहीं है। यू कैन स्टिल गेट प्रपोजल्स। व्हाट अ प्रपोजल, दीदी ने कहा और चाय के बर्तन समेटकर भीतर चली गई। व्हाट अ प्रपोजल। दीदी का यह रिमार्क उनकी नाराज़गी व्यक्त कर रहा था। यूं तो पहली बार दादा के मुंह से तलाकशुदा शब्द सुनकर मुझे भी ताव आ गया था, पर अब बैठकर ठंडे दिमाग से सोचती हूँ तो लगता है कि इसमें गलत क्या है। इस उम्र में दीदी को कुंवारा पति तो मिलने से रहा, फिर परिस्थितियों से समझौता करने में क्या हर्ज है। इतनी समझदार हैं दीदी, फिर भी इतनी सीधी सी बात क्यों नहीं समझती। ऐसा नहीं है कि दीदी के लिए अच्छे प्रस्ताव आए ही नहीं, बहुत आए थे। दादा की उदासीनता के बावजूद आए थे। कई लोगों ने तो व्यक्तिगत रूप से पेशकश की थी, पर दीदी ने किसी को लिफ्ट नहीं दी। उनके सामने एक ही समस्या थी, मैं, जो अब भी बरकरार है। मेरा प्रण है कि दीदी से पहले शादी नहीं करूंगी, और दीदी यह ठानकर बैठी है कि पहले मुझे विदा करेंगी। लगता है इस पहले आप वाले चक्कर में हम दोनों का बुढ़ापा आ जाएगा। उसकी कल्पना से ही मेरी रूह कांप उठती है। खाना खाते समय मैं बहुत अनमनी सी हो रही थी। दीदी की पैनी नज़रों से यह बात भला कैसे छिपती। बोली, बेबी क्या बात है? कुछ भी तो नहीं। फिर खाना क्यों नहीं खा रही हो? खा तो रही हूँ। क्या खाक खा रही हो? बस घंटे भर से दाल में चम्मच घुमाए जा रही हो। तुम तो यह भी नहीं बता पाओगी कि आज सब्जी क्या बनी है, क्योंकि अभी तुमने थाली की ओर झांका भी नहीं है। सॉरी दीदी, मैंने हार मान ली। दरअसल आज मेरा मूड बहुत ऑफ हो रहा है। क्यों? मुझे उन लोगों पर रश्क आ रहा है जो दूसरी शादी के लिए तैयार खड़े हैं
और घर वाले उनके लिए भी रिश्ते ढूंढ रहे हैं। काश हमारे भी सर पर कोई होता। यह तुमसे किसने कह दिया कि तुम्हारा कोई सरपरस्त नहीं है? अभी तो मैं बैठी हूँ। तुम हाँ तो करो, रिश्तों की लाइन लगा दूंगी। ऐसी शादी करूंगी कि लोग बरसों तक याद रखेंगे। पर तुम तो हाथ ही नहीं धरने देती। नहीं मैडम, आपको अकेले छोड़कर जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। इसलिए सोचती हूँ पहले आपका कोई ठिकाना हो जाए। वैसे आज का प्रपोजल भी कोई बुरा नहीं है। इस प्रपोजल के बारे में तुम क्या जानती हो? यही कि डाइवोर्स ही है। पर इससे क्या फर्क पड़ता है? जानती हो, उसके 2 बेटियां हैं जिन्हें वह हमेशा के लिए बीवी के पास छोड़ आया है। यह तो और भी अच्छा है, बच्चों का कोई झंझट नहीं है। वह अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर आ गया है और अब यहाँ हाथ पांव मार रहा है। तो क्या हुआ? उसकी नौकरी के बिना तुम कौन सी दाल रोटी के लिए मोहताज हो जाओगी? तुम खुद उसे जिंदगी भर बैठाकर खिला सकती हो। भारती, दीदी ने बेहद गंभीर स्वर में कहा, मैं इतने दिनों तक क्या इसलिए अनब्याही बैठी रही कि कोई हारा हुआ टूटा हुआ आदमी मेरी चौखट पर आए और मैं उसे बाहों में भर लूं, फिर जिंदगी भर उसके जख्म सहलाती रहूं? दीदी का यह भारी भरकम वक्तव्य सुनकर थोड़ी देर को तो मैं सकते में आ गई। फिर धीरे से पूछा, अब तुम ही बता दो कि तुमने क्यों इस तरह से संन्यास धारण कर लिया है? वो इसलिए कि मैंने माँ को वचन दिया था कि सदा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। माय गॉड, इसका मतलब तो यह हुआ कि कल को अगर गलती से मेरी शादी हो गई तो तुम ससुराल तक मेरे साथ चली आओगी? ना बाबा, यह नहीं चलेगा। इससे तो अच्छा है तुम स्वीटी की चचिया सास बन जाओ, वहां जाकर लड़की की सिफारिश कर देना। दादा भाभी जिंदगी भर के लिए तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे। मैंने तो यह बात मजाक में कही थी, पर दीदी एकाएक गंभीर हो गई। बोली, दादा आज शायद ऐसे ही किसी इरादे से यहाँ आए थे, पर भाभी की बदजबानी ने सारी बात बिगाड़ दी। देखा नहीं, जाते समय कैसे भावुक हो गए थे। उस प्रसंग की याद में दीदी भी भावुक हो उठी। अब वह दाल के चम्मच घुमा रही थी और मैं उन्हें अपलक देखे जा रही थी। मुझे लगा कि हम दोनों सदियों से इसी तरह मेज पर बैठकर खाना खा रही हैं। हमारे बाल सन की तरह सफ़ेद हो गए हैं। मुंह में दांतों का नया सेट लगा हुआ है। हड्डियों का हर जोड़ चरमरा उठा है। किचन में जो खटर पटर कर रही है वह सावित्री नहीं, सावित्री की बहू है। सावित्री तो अब कब से इस दुनिया से कूच कर चुकी है। सोचते सोचते मन इतना खराब हो गया कि मैं थाली छोड़कर उठ गई। दीदी मुझे देखती ही रह गई। उस रात मुझे ठीक से नींद नहीं आई। हाथों से फिसलती उम्र का खौफ मुझे सोने नहीं दे रहा था। मेरा खिलंदड़ापन, मेरी शरारतें, मेरी मस्खरी सब एक ऊपरी आवरण था। भीतर से मैं बेहद डरी हुई थी। बढ़ती उम्र का एहसास इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं हुआ था। दीदी मुझे अक्सर प्यार से बेबी कहती थी और बैंक की नौकरी के बावजूद मैं अंतर्मन से बेबी ही बनी हुई थी। पर स्वीटी की शादी की चर्चा ने मुझे बौखला दिया था। लग रहा था कि मैं एकदम सीनियर बैच में आ गई हूँ और यह ख्याल बड़ा डरावना था। विवाह मेरे लिए सिर्फ शारीरिक आवश्यकता नहीं थी, वह एक मानसिक भूख भी थी। एक स्थिर और सुरक्षित जीवन की चाह मेरे भीतर करवट ले रही थी। माँ ने मुझे एक घर दिया था, पर वह अपना कभी नहीं लगा। अपने घर की लालसा मन में बराबर बनी रही। मैंने अभी सपने देखना बंद नहीं किया था। मैं दीदी की तरह नितांत बैरागी बनकर जी नहीं सकती थी। मुझे लगा कि दीदी बहुत ज्यादती कर रही हैं, अपने साथ भी और मेरे साथ भी। आज इस किस्म के ही सही प्रस्ताव तो आ रहे हैं, कल को तो वे भी नहीं आएंगे। तब क्या उन्हें इस बात का डर नहीं लगता? उन जैसी संवेदनशील नारी तो किसी के जख्मों पर मरहम लगा सकती है। फिर पति के दुख बांटने में क्या हर्ज है? आज मेरे लिए भी संभावनाओं के द्वार खुले हुए हैं। बहुत देर हो गई तो वे भी बंद हो जाएंगे। तब मुझे भी गलत समझौते करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। दीदी तो वीतरागी हो गई हैं, उन्हें कुछ नहीं व्यापता, पर मैं तो कभी कभी भविष्य की चिंता से कांप कांप उठती हूँ।
पता नहीं यह मेरा पागलपन था या उत्सुकता। दूसरे दिन दोपहर 12 बजे मैं कुंजलता प्रसाद के घर की घंटी बजा रही थी। नौकर ने दरवाज़ा खोला और बड़े अदब के साथ बताया कि साहब टूर पर गए हैं, मैडम जी कॉलेज गई हैं, घर में मम्मी पापा जी हैं, उनसे मिलना चाहेंगी? मैंने स्वीकृति में सर हिला दिया। मैडम जी कॉलेज गई होंगी यह तो मालूम ही था, इसीलिए तो यह बेतुका समय चुना था। इस समय हमारी दीदी रानी भी कॉलेज में होंगी, उन्हें तो इस बात का इल्म भी नहीं है कि मैंने आज छुट्टी ले ली है। घर पर होती तो 100 प्रश्न पूछकर बेजार कर देती। यहाँ आने के बारे में तो बताना ही बेकार था, वह कभी इजाज़त नहीं देती। मुझे बाइज्जत ड्राइंग रूम में बिठाया गया। थोड़ी देर बाद पति पत्नी कमरे में प्रविष्ट हुए। जज साहब का व्यक्तित्व बड़ा भव्य और प्रभावशाली था। उनकी पत्नी घरेलू किस्म की महिला लगी। सीधे पल्ले की साड़ी, सिर ढका हुआ, खिचड़ी बाल करीने से बंधे हुए, ममता छलकाती आंखें, मुझे एकदम माँ की याद आ गई। उस पीढ़ी की सभी महिलाएं शायद ऐसी ही ममतामयी होती थीं। मैंने उठकर नमस्ते की। अपना असमंजस छिपाने के लिए यूं ही पूछ लिया, आप मिसेस प्रसाद के मम्मी पापा हैं? जी हाँ, पर आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ। पहचानेंगे कैसे, आज पहली बार ही देख रहे हैं। मैं समीर कुमार टंडन की बहन हूँ, भारती टंडन। पिछले दिनों आप उनकी बिटिया को देखने के लिए गए थे। ओह, तो आप आरती की छोटी बहन हैं। तभी चेहरा पहचाना सा लग रहा था। जी, चेहरे पर मत जाइए, मैं दीदी की तरह शांत और सुशील नहीं हूँ, थोड़ी मुंहफट हूँ। बोलिए। दरअसल मैं आपसे लड़ने आई हूँ। लड़िए। मैंने देखा उनकी आंखें शरारतन हंस रही थी, मतलब वह मुझे बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहे थे। उनके इस रवैये से मेरा सारा आवेश ठंडा हुआ जा रहा था। कितना कुछ सोचकर आई थी, पर अब कुछ भी याद नहीं आ रहा था। आप कुछ कहना चाहती थी ना? जज साहब, मैंने हिम्मत बटोरकर कहा, आप तो इतने विद्वान व्यक्ति हैं, आपसे तो ऐसी उम्मीद न थी। कैसी? मतलब आपने तो लड़कियों को बिल्कुल सब्जी मार्केट में ही तब्दील कर दिया कि गोभी नहीं चाहिए आलू दे दो, कद्दू नहीं चाहिए लौकी पकड़ा दो। यह तो कोई बात नहीं हुई। आपको जो लड़की दिखाई गई है उसे देखिए, पसंद आ गई हो तो ठीक है, वरना छुट्टी कीजिए। यह क्या बात हुई कि हमें बेटी नहीं चाहिए, बहन दे दीजिए? तो इसलिए आप नाराज़ हैं। तो आप यह बताइए कि इस समय आप किसकी पैरवी कर रही हैं, बहन की या बेटी की? यह मजाक की बात नहीं है सर। पता है आपकी इस पेशकश ने भाई बहन के बीच कितनी बड़ी दरार पैदा कर दी है। मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन लड़के की पसंद नापसंद पर तो हमारा वश नहीं था। आपकी बहन हम लोगों को बहुत अच्छी लगी, इसलिए मांग ली। यही ना? अरे, आपके मांगने से ही हो जाएगा क्या? हमारी भी तो कोई पसंद नापसंद हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, होनी ही चाहिए। इसलिए तो हमने फ़ोन करके अपने भाई को बुलवा लिया है। अपनी दीदी की ओर से आप मुआयना कर लीजिए। और उन्होंने भीतर की ओर मुँह करके भारी भरकम स्वर में आवाज़ दी, सनातन। आया भाई साहब। दूर किसी कमरे से उत्तर आया। मैं एकदम सकपका गई। इस प्रसंग के लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं थी। मैं तो सिर्फ यह देखने आई थी कि इस प्रस्ताव में कितना दम है। क्या सचमुच ये लोग इतने सीरियस हैं? कमरे में जो व्यक्ति प्रविष्ट हुआ उसका व्यक्तित्व जज साहब की तरह भारी भरकम नहीं था। वह लंबा, गोरा और छरहरा था। बाल घुंघराले थे और सुनहरे फ्रेम के भीतर से झांकती आंखें सम्मोहक थीं। कुल मिलाकर वह व्यक्ति अपनी उम्र को मुगालता सा देता लगा। अरे भाई, बिटिया के लिए कुछ चाय वाय तो मंगवाओ। जज साहब ने पत्नी को आदेश दिया और फिर मुझसे मुखातिब होते हुए बोले, माय यंगर ब्रदर सनातन यूके में था, अब रिटायरमेंट लेके स्वदेश लौट आया है। वहाँ तो सुना है कि रिटायरमेंट एज 65 है। फिर आप? आई एम 48। उन्होंने तपाक से उत्तर दिया। मैंने वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले लिया है। स्वदेश की याद खींच लाई या वहाँ से जी उब गया? ये दोनों बातें एक साथ भी तो हो सकती हैं। आपने वहाँ की नागरिकता ले ली थी? जी नहीं, मैं अब भी भारतीय नागरिक हूँ।
एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। आपके बच्चे, वे ब्रिटिश नागरिक हैं और रहेंगे। और भी कुछ पूछना है? मैंने देखा चश्मे के भीतर से उनकी आंखें शरारतन हंस रही थीं। इस पूछताछ के दौरान वे आंखें बराबर मुझ पर टिकी हुई थीं और मुझे असहज बना रही थीं। इजाज़त हो तो मैं भी कुछ पूछ लूं? मसलन आपका नाम? ओह सॉरी, जज साहब एकदम बोल पड़े। मैं इनका परिचय देना तो भूल ही गया। यह मिस टंडन है। क्या करती हैं यह तो मुझे नहीं मालूम। हम लोग सुबोध के लिए इनके भाई की बेटी को देखने गए थे। सुबोध को तो बिटिया पसंद नहीं आई। जज साहब की पत्नी चाय लगवा कर ले आई थी, पर हमें उसकी बुआ बहुत भा गई। बुआ से मतलब मेरी दीदी से है। कृपया किसी गलतफहमी में न रहें। मैंने सनातन को सचेत किया। भारती जी, हमें तो आप भी बहुत भाग गई हैं। जज साहब बोले, काश मेरा एक और भाई होता। तलाकशुदा? तलाकशुदा क्या, तुम्हारे लिए तो। तलाकशुदा पसंद हो तो मैं भी प्रस्तुत हूँ, सनातन ने कहा। नो यंग मैन, हम तुम्हें इसकी इजाज़त नहीं दे सकते। बिजलियों से बहुत खेल चुके हो तुम। अब तुम्हें एक शांत, सौम्य, सुशील पत्नी की ज़रूरत है, और हमने वैसी ही लड़की ढूंढ ली है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह खुद भी मोह भंग का दुख झेल चुकी है, तो तुम्हारी पीड़ा को अच्छी तरह समझ सकेगी। यह आप किस मोह भंग की बात कर रहे हैं? मैंने हैरत से पूछा। आपके भाई साहब से ही मालूम हुआ था। क्या? यही कि कोई एक अफेयर था जो परवान नहीं चढ़ सका। तब से वे जोगन बन गई हैं। शादी का नाम तक लेने से उन्हें चिढ़ होती है। दुख और आवेश से मेरा चेहरा एकदम लाल हो गया, होंठ थरथरा उठे। जज साहब ने जरूर इसे लक्ष्य किया होगा। बोले, क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? आई एम रियली सॉरी बट। नहीं, आप गलत क्यों कहेंगे? गलत तो उन्होंने कहा है जो दीदी के अविवाहित रहने के लिए जिम्मेदार हैं। अपनी गलती छिपाने के लिए उन्होंने यह कहानी कर ली है। यह घर की बात थी, घर में ही रह जाती तो अच्छा था, पर दीदी के बारे में ऐसा कुप्रचार हो और मैं चुप रह जाऊं, यह तो नहीं हो सकता। तो सुन लीजिए, दीदी शादी नहीं कर सकी क्योंकि छोटे भैया की पढ़ाई बाकी थी और बड़े भैया ने साफ इनकार कर दिया था। वह अनब्याही रह गई क्योंकि घर में बूढ़ी बीमार माँ थी और उन्हें देखने वाला कोई नहीं था। वह अविवाहित रह गई क्योंकि मेरी परवरिश करनी थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी शादी के लिए आज तक किसी ने पहल नहीं की, और खुद अपना दूल्हा ढूंढने के संस्कार हमारे परिवार में नहीं थे। इसीलिए उनकी शादी नहीं हो सकी। बात करते करते मेरा गला भर आया था। मैं एकदम उठ खड़ी हुई। अच्छा, अब मुझे इजाज़त देंगे। थैंक्स फॉर द टाइम यू गेव मी। अरे बिटिया, चाय तो पीती जाओ, जज साहब की पत्नी बोली। गृहिणियों को हमेशा मेहमानों को खिलाने पिलाने की ही पड़ी रहती है और बातों से उन्हें कोई सरोकार नहीं होता। पर जज साहब मेरी बात समझ रहे थे। दोनों भाई मेरे साथ ही उठ खड़े हुए और मुझे छोड़ने बाहर तक आए। पोर्च में एक नीली मारुति खड़ी हुई थी। डॉक्टर सनातन ने उसका दरवाज़ा खोलते हुए कहा, लेट मी हैव द प्लेजर। नो थैंक्स, मैं ऑटो कर लूँगी। चली जाओ बेटी, इसी बहाने यह भी तुम्हारा घर, तुम्हारी दीदी को देख लेंगे। जज साहब बोले। अब कोई चारा ही न था। चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ गई। अपनी सनी न लाने का बेहद पछतावा हो रहा था। दरअसल सनी पर बैठकर घर ढूंढना मुझे बेहद उबाऊ लग रहा था। ऑटो रिक्शे में यह सुविधा रहती है कि पूछताछ का काम ड्राइवर कर लेते हैं। काफ़ी देर तक मैं गुमसुम बैठी रही। जब मुझे होश आया तो देखा गाड़ी शहर के पश्चिमी छोर पर चली जा रही है। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? मैंने घबरा कर पूछा। मुझे क्या मालूम कहाँ जा रहे हैं? जब तक आप अपने घर का अता पता नहीं बताएंगी, मैं इसी तरह निरुद्देश्य घूमता रहूँगा। मैं झेंप गई। मैंने उन्हें ज़रूरी दिशा निर्देश दिए और कहा, आप घर चल तो रहे हैं, पर एक बात मन से बिल्कुल निकाल दीजिए कि वहाँ भी दादा के घर की तरह शाही सरंजाम होगा। एक तो हम उतने बड़े लोग नहीं हैं, दूसरे पहले से कोई सूचना भी नहीं थी। पहली बात तो यह है कि मैं आपके दादा के यहाँ की दावत में शरीक नहीं था,
इसलिए उस शाही सरंजाम के बारे में कुछ नहीं जानता। दूसरी बात यह है कि आप भी अपने मन से यह ख्याल निकाल दें कि मैं वहां आपकी दीदी को देखने जा रहा हूं, तो फिर आप। मैंने तो यह पेशकश इसलिए की है कि इसी बहाने आपका साथ थोड़ी देर और मिल जाएगा। मतलब? अब आप इतनी भी बच्ची नहीं हैं कि मतलब ना समझ सके। मैं कानों तक लाल हो आई। वह स्वर, वे शब्द, वह दृष्टि तन मन को पुलक से भर दे रहे थे। मैं जानती थी कि पश्चिम में पुरुषों के लिए यह भाषा आम है। डॉक्टर सनातन भी स्त्री दाक्षिण्य का प्रदर्शन कर रहे हैं, पर मेरे लिए तो यह अनुभव नया था। अपनी बौखलाहट छिपाते हुए मैंने कांपते स्वर में कहा, जनाब, शायद आप यह भूल रहे हैं कि आपके लिए मेरी दीदी का इंतखाब हुआ है, पर आप मुझे अपनी दीदी से ज़्यादा अच्छी लगी हैं। इसका क्या करूं? यह आप कैसे कह सकते हैं? मेरी दीदी को देखे बिना आप यह कंपैरेटिव स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं? भारती जी, जब से स्वदेश आया हूँ, रिश्तों की जैसे बाढ़ सी आ गई है। अब तक दर्जनों लड़कियां देख चुका हूँ, पर आपको देखकर लगा कि मेरी तलाश पूर्ण हो गई है। मेरा दिल इतनी जोर से धड़का कि लगा उछल कर बाहर आ जाएगा। यह व्यक्ति तो किसी भी युवती का स्वप्न पुरुष हो सकता है, और यह कह रहा है कि मैं उसकी तलाश का अंतिम बिंदु हूँ। आनंद गंगा में मैं जैसे नहा उठी, पर भीतर ही भीतर मन कचोटने लगा। यह तो दीदी के साथ सरासर बेईमानी होगी। क्या मैं इसीलिए इतनी ललक के साथ वहां गई थी? क्या मेरे अंतर मन में यह इच्छा पहले से छिपी बैठी थी? फिर मैं इतनी हर्ष विभोर क्यों हो रही हूँ? दीदी को देखे बिना ही खारिज कर देना तो एक तरह से अन्याय होगा ना। उन्हें देखने का तो सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने ट्रैफिक पर नजरें गड़ाए हुए कहा, आई वॉन्ट अ वुमन विथ क्लीन स्लेट। मेरे कान एकदम झंझना उठे। प्लीज 1 मिनट गाड़ी रोकिए, मैंने कहा। उन्होंने आश्चर्य से भरकर मुझे देखा और फिर सड़क के एक किनारे लेकर गाड़ी रोक दी। एनी प्रॉब्लम? कुछ नहीं, अभी आपने जो कहा था उसे ठीक से सुन नहीं सकी थी। विल यू प्लीज रिपीट इट? मैंने कहा कि आई वॉन्ट अ वुमन विथ क्लीन स्लेट। हिंदी में अनुवाद कर दूं? मैं ऐसी पत्नी चाहता हूं जिसका कोई इतिहास न हो। मेरी पहली पत्नी रोज नया इतिहास रचती थी, इसलिए मैं उसे छोड़ आया हूं। क्रोध से मेरा पूरा शरीर जैसे जल उठा। मुझे लगा कि अभी इसी वक्त इस आदमी का गला दबा दूं, ताकि वह ऐसी गंदी बात दोबारा न कह सके। आवेश के कारण बड़ी देर तक मेरे मुंह से कोई बात ही नहीं निकली। बड़ी मुश्किल से अपने ऊपर काबू पाने के बाद मैंने कहा, डॉक्टर सनातन, मेरे बड़े भाई ने मेरी दीदी के कुंवारेपन को इतनी बड़ी गाली दी कि उसे सुनकर मेरा पूरा वजूद ही हिल गया था। पर आपकी बात सुनकर तो मैं एकदम राख हो गई हूँ। आप खुद तलाकशुदा हैं, 2 बच्चों के बाप हैं, पर अपनी भावी पत्नी का तथाकथित अफेयर भी आपसे हजम नहीं हो रहा है। आश्चर्य है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है भारती जी। मैं विशुद्ध भारतीय संस्कारों में पला हुआ व्यक्ति हूँ। विदेश में 15 वर्ष रहने के बाद भी मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मुझ में वे संस्कार अब भी मौजूद हैं। इसमें तो कोई शक ही नहीं है। आप में भारतीय पुरुष के संस्कार कूट कूट कर भरे हुए हैं। भारतीय पुरुष जो खुद तो एक के बाद एक शादी रचाता जाता है, पर पत्नी ऐसी चाहता है जो दूध की धुली और गंगा जल सी पवित्र हो। थैंक यू डॉक्टर, आपने मुझे अपना असली चेहरा दिखा दिया। थैंक्स एंड गुड बाय। मैंने उनकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा नहीं की और गाड़ी से उतर पड़ी। एक ऑटो को हाथ देकर रोका और उसमें चढ़ गई। उसे पता ठिकाना बताया और आंख बंद करके सीट पर टिक गई। मेरा दिमाग बुरी तरह भन्ना रहा था। 1 घंटे के भीतर मैंने पुरुष के 2 घिनौने और कुत्सित रूप देख लिए थे और मुझे सारी पुरुष जाति से घृणा हो गई थी। इन 2 में से एक तो मेरे पितृतुल्य बड़े भाई थे, दूसरा पुरुष मेरा बहुत कुछ हो सकता था। यह झटका न लगता तो मैं मोहविष्ट सी उसकी ओर खिंची चली जा रही थी। ईश्वर को धन्यवाद दिया कि मैं बाल बाल बच गई। घर पहुंचकर देखा दीदी कॉलेज से अभी अभी लौटी थी। अभी उन्होंने कपड़े भी नहीं बदले थे।
मुझे टैक्सी से उतरते देखा तो एकदम बाहर आ गई। आज इतनी जल्दी कैसे आ गई? तबीयत तो ठीक है ना? मैं यही सोच रही थी कि आज गाड़ी क्यों नहीं ले गई। लेकिन अगर जी ठीक नहीं था तो जाने की क्या ज़रूरत थी? किसी को दिखाया भी या? ओफ़ो दीदी, मैं एकदम फट पड़ी। मुझे घर में भी आने दोगी या थानेदार की तरह सवाल ही किए जाओगी? दीदी बेचारी सहम कर एक किनारे हो गई। मैं तीर की तरह भीतर घुसी और सोफे में धंस गई। मेरा दिमाग घूम रहा था, सिर दर्द से फटा जा रहा था। कमरे में बेहद घुटन हो रही थी। लगता था जैसे हवा का एक कण भी कहीं शेष नहीं है। तभी ठंडी हवा का एक झोंका तन मन को सहला गया। आंख खोलकर देखा, किसी ने पंखा फुल स्पीड पर चला दिया था। इतनी सोच और समझ दीदी के सिवा और किसके पास हो सकती थी? 10 मिनट बाद सेंटर टेबल पर एक गिलास आ गया था। उसमें तैरते बर्फ के टुकड़े देखकर ही मन में ठंडक पड़ गई। गिलास उठाकर मैं एक सांस में ही पूरा गटक गई। मेरी खास पसंद का पेय था, नींबू का ताज़ा शरबत। उसे पीते ही मैं तरोताज़ा हो आई। मन अब जरा सम पर आने लगा था। आते ही सोफे पर निढाल होकर पड़ गई थी। अब उठकर बैठ गई। किसी ने मेरे हाथ से गिलास लेकर मेज़ पर रख दिया था। और कौन होता? दीदी ही थी। मेरा मूड ठिकाने पर आया देखकर वह मेरे पास आकर बैठ गई थी और मेरे बालों में उंगलियां पिरोते हुए बोली, अब बता किससे लड़कर आई है? दीदी तो पूरी जासूस हैं, उनसे कुछ भी छिपाना असंभव है। फिर भी मैंने मुंह बनाकर कहा, क्या मतलब? मैं क्या जिस तिस से लड़ती ही रहती हूँ? तो बताओ कहाँ गई थी और क्या करने गई थी? तुम्हारा रिश्ता तय करने गई थी। आई सी, तो फिर बात जमी नहीं, यही ना, इसीलिए लड़कर आई हो? ना, उनसे भला क्यों लड़ूंगी? लड़ाई तो मुझे भगवान से करनी है। हाय राम, उस बेचारे ने क्या बिगाड़ा है? अरे इतनी बड़ी दुनिया में एक भी पुरुष ऐसा नहीं बनाया जो तुम्हारी ऊंचाई को छू सके। सब के सब बौने हैं। यह भी कोई बात हुई? सो सैड, दीदी ने मेरी नकल उतारते हुए कहा। देख लिया ना बेबी, बेटी ब्याहना कितनी टेढ़ी खीर है। बरसों जूते चटकाने पड़ते हैं, तुम तो एक दिन में ही पस्त हो गई। और मेरे गाल में चुटकी भरकर वह हंस दी। वही दूधिया चांदनी सी स्वच्छ उज्जवल हंसी जो देखने वाले को परबस बांध लेती है। इस भुवन मोहिनी हंसी पर तो मैं सैकड़ों सनातन वार सकती हूँ। अभी आप मालती जोशी जी द्वारा लिखी कहानी अवसान एक स्वप्न का दूसरा व अंतिम भाग सुन रहे थे। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके अपने विचार मुझ तक ज़रूर पहुंचाइएगा। और कहानी सुनाने का प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलते हैं किसी अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनते रहिए। धन्यवाद।